तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम बात करने वाले हैं ग्लॉसी BSDF के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये ग्लॉसी होता क्या है। ग्लॉसी को समझने के लिए आप इस इमेज को देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट साइड की इमेज है वो बिल्कुल सिंपल इमेज है रफनेस के साथ। वहीं दूसरी हमारी जो इमेज है उसमें आप एक चमक देख सकते हैं और साथ में ही कुछ रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं ग्लॉसीनेस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में चमक के साथ में हल्का सा जो रिफ्लेक्शन बन के आता है और जो शाइनिंग हमें दिखाई देती है उसको हम कहते हैं ग्लॉसी। तो चलिए ब्लेंडर में देख लेते हैं कि आखिर हम इस ग्लॉसी को किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले ये जो क्यूब है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक ले लेता हूँ UV स्फेयर। इसको मैं हल्का सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक लेके इसको ले लेता हूँ मैं स्मूथ। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक प्लेन ले लेता हूँ और S बटन दबाऊंगा और इस प्लेन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मेरा जो ग्लोब है इसको मैं यहाँ पे ऊपर की साइड में इस तरीके से लेके आऊंगा। अब चलिए थोड़े से इसमें टेक्सचर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम रेंडरिंग मोड में जाएंगे। ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं रेंडरिंग मोड में यहाँ पे आ चुका हूँ और एक्स्ट्रा जो लाइट है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ एनवायरमेंट लाइट। लाइटिंग के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एपिसोड नंबर 50 में जाके आप देख सकते हैं। तो टेक्सचर्स के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूंगा शेडर एडिटर में। एन बटन दबा के इसको बंद कर दूंगा विंडो को। यहाँ पे फिलहाल ये मेरा ऑब्जेक्ट मोड में है तो मैं इसको लेके आऊंगा पहले वर्ड मोड में। यानी इसका जो बैकग्राउंड है वर्ड जो है इसमें मुझे अगर लाइट पैदा करनी है उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली एक ऑप्शन लेना है टेक्सचर से एनवायरमेंट टेक्सचर। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ सिंपली आपको इससे कनेक्ट करना है और जो मेरा बैकग्राउंड में जो कलर होगा वो मेरा यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है और ये टेक्सचर मेरा मिसिंग आ रहा है, इस वजह से ये मेरा पिंक कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना जो मेरा HDRI इमेज है उसको मैं यहाँ लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लाइट है मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अब चलिए सबसे पहले मैं अपना जो नीचे जो मैंने प्लेन बनाया है ये मेरा एक तरीके से फर्श समझ लीजिए इसको, इसमें मैं टेक्सचर अप्लाई करूंगा और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा न्यू पे। न्यू पे क्लिक करते ही मेरा यहाँ पे ये इसमें टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा बाय डिफॉल्ट वाला। और इधर की साइड अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं ये जो सिंपल कलर है इसको टेक्सचर्स में कन्वर्ट करूंगा और इसके लिए मैं शिफ्ट A बटन दबाऊंगा। यहाँ पे शिफ्ट A बटन दबाने पे मुझे यहाँ पे ये टेक्सचर्स का जो ऑप्शन है इसमें जाना है और ब्रिक में यहाँ पे ले लेता हूँ ब्रिक टेक्सचर। वैसे तो मैं टेक्सचर की एक डिटेल क्लास करूंगा। यहाँ पे मैं जैसे इसको इससे कनेक्ट करूंगा आप देखेंगे जो ईंटों का एक शेप है वो मेरा यहाँ पे बन के आ चुका है। अब ये जो ईंटों का शेप है अगर आपको ये यहाँ पे और भी थोड़े से कलर करने हैं तो यहाँ पे जो कलर का ऑप्शन है यहाँ से आप इनको हल्का सा चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको थोड़ा सा इसको रेड ले लेता हूँ और हल्का सा इसको इस तरीके से येलोइश बना देता हूँ और ब्लैक को मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ इस तरीके से। ये मेरा यहाँ पे टेक्सचर बन के आ चुका है। इसके साथ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इन ईंटों को बाहर भी निकाल सकते हैं ऊपर की साइड में और ये जो इसमें साइड में दिख रहा है इसको सीमेंट की शेप भी दे सकते हैं। बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। इसको मैं यहाँ फोकस में ले लेता हूँ इस तरीके से। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो फर्श आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही यहाँ पे रफ दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इसमें ग्लॉसीनेस ऐड करनी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ग्लॉसी BSDF का। BSDF की पूरी एक सीरीज चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो BSDF हैं टेक्सचर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको कवर करने के बाद में ब्लेंडर में हर तरह के लगभग आप कलर या टेक्सचरिंग आप इसमें कर सकते हैं। एनिसोट्रॉपिक BSDF और डिफ्यूज BSDF ऑलरेडी मैं 49 एपिसोड में बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूं ग्लॉसी BSDF। तो यहाँ से कभी भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप यहाँ नोड से काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे शिफ्ट A बटन दबाऊंगा और सर्च पे क्लिक करके ग्लॉसी BSDF को यहाँ से डायरेक्टली उठाऊंगा क्योंकि मैं दो यहाँ पे नोड इसके साथ में आउटपुट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। इनको एक साथ में यहाँ पे अगर कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी मेरे पास में। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक मिक्स शेडर को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा और अब मैं इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। जिसको आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस में रखना है उसको आपको ऊपर से कनेक्ट करना है ऊपर वाले नोड से और जिसको थोड़ा सा कम में रखना है उसको नीचे वाले से कनेक्ट करना है। और उसके बाद में इसको जब हम सरफेस से कनेक्ट करेंगे अपना जो प्लेन है इससे तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा इसमें कुछ हल्का सा
धुंधला सा कलर आ गया है, वो यहाँ पे इस ग्लॉसी की वजह से आया है। अब इस ग्लॉसी में अगर मैं ये जो रफनेस है इसको यहाँ से अगर बिल्कुल 0 कर दूंगा तो आप देखेंगे इसकी जो ग्लॉसीनेस है वो कितनी यहाँ शाइनिंग हो चुकी है और बिल्कुल यहाँ पे ये जो चमक आ गई है, इसी को हम कहते हैं ग्लॉसीनेस। इस रिफ्लेक्शन को अगर आप थोड़ा बहुत कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो रफनेस है इसको हल्का सा आप बढ़ा दीजिए और जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप यहाँ पे इसमें इस तरीके से इसकी ग्लॉसीनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो दो यहाँ पे ये आधे आधे में डिवाइड हो गया है, आधा मेरा ग्लॉसी कवर कर रहा है, आधा मेरा ये कलर कवर कर रहा है। तो ये जो टेक्सचर है इसको हल्का सा हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसको मैं यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आगे की तरफ फैक्टर को। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इसको बढ़ाऊंगा आप देखेंगे हल्का सा जो टेक्सचर है वो मेरा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा और इसकी जो रफनेस है इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा मुझे ग्लॉसीनेस इसमें दिखाई दे और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से आगे बढ़ा दूंगा। तो इसकी जो ग्लॉसीनेस है वो मेरे जो टेक्सचर है उसके साथ में काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे पास में आ जाएगी। तो ये होता है हमारा ग्लॉसीनेस। कहीं पे भी अगर आपको चमक लानी है तो हम यहाँ पे ग्लॉसी शेडर का इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे इस ग्लोब में इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो न्यू मटेरियल पे लूँगा और यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्लॉसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। शिफ्ट ए बटन दबाऊँगा और ग्लॉसी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए और ग्लॉसी को मैं यहाँ पे इससे कनेक्ट करूँगा। तो आप देखेंगे ग्लॉसी ये मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो गया है लेकिन इसमें रफनेस थोड़ी सी मौजूद है तो इस वजह से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको ख़त्म करूँगा इसमें जो शाइनिंग है, जो रिफ्लेक्शन है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये ग्लॉसी जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन तो मुझे आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जो प्रॉपर रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं ये फर्श पे है तो फर्श का भी रिफ्लेक्शन इसमें आना चाहिए, वो यहाँ पे इस पे नहीं आ रहा, सिर्फ एनवायरनमेंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसमें एक और क्यूब ले लेता हूँ इसके साइड में दिखाने के लिए रिफ्लेक्शन को, इसको थोड़ा सा मैं स्मूथ कर देता हूँ यहाँ पे और इसका कोई यहाँ पे टेक्सचर दे देता हूँ, कोई कलर इसमें दे देता हूँ जो मुझे यहाँ पे ठीक से दिखाई दे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर मैं इसके पास ला रहा हूँ तो वो यहाँ पे इसके अंदर नहीं दिखाई दे रही, केवल जो एनवायरनमेंट है उसका ही लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो ही मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे ईवी से साइकिल मोड में चल के दिखाऊंगा यहाँ पे और सपोर्ट्स में यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कर देता हूँ और सीपीयू को यहाँ पे मैं जीपीयू में कन्वर्ट करके डिनॉइज कर देता हूँ। मैक्सिमम सैंपल्स में यहाँ पे कर देता हूँ 50 और मैक्सिमम सैंपल्स ये जो नीचे वाला है इसमें कर देता हूँ 20। इससे मेरा जो रेंडरिंग पावर है वो इसमें स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब जो इसमें रिफ्लेक्शन है वो इसमें बिल्कुल प्रॉपरली काम करेगा क्योंकि हमें जो साइकिल मोड है उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आधे से ज़्यादा चीज़ें अपनी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इसमें काम करने लगती हैं। फर्श में भी आप देख सकते हैं ग्लोब का जो रिफ्लेक्शन है वो अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है और इसका जो शेडो है वो भी अच्छी तरीके से बन के आ रही है और यहाँ तक कि इसका जो मैंने साइड में ग्लोब रखा था वो भी यहाँ पे इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ईवी में अगर मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा तो आप देखेंगे रिफ्लेक्शन इसमें से गायब हो चुका है। तो ईवी मोड में अगर उसको आपको हैंडल करना है तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे अलग से ऑप्शन दे रखे हैं जो आपको मिलेंगे लाइट प्रॉप में। इनकी मदद से आप किसी भी तरह का जो रिफ्लेक्शन है उसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। केवल यहाँ पे ईवी में ही नहीं, साइकिल्स में भी अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये जो इसमें फर्श का रिफ्लेक्शन आ रहा है ये एक लिमिट तक है। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ ये रिफ्लेक्शन और भी ग्लोब में ऊपर की तरफ बन के आए या फिर इसको अगर आपको कंट्रोल करना है रिफ्लेक्शन को, उसके लिए हमारे यहाँ पे ये लाइटिंग प्रॉप्स दे रखे हैं। इनकी मदद से हम यहाँ पे इनको रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ईवी मोड में जाएंगे ताकि ईवी मोड में मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा सकूँ। शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा यहाँ पे और लाइट प्रॉप में जाने पे आपको जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है रिफ्लेक्शन क्यूब मैप। दूसरा आपका इसमें जो ऑप्शन है वो है रिफ्लेक्शन प्लेन। वास्तव में ये दोनों एक ही हैं और एक ही तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन ले लेता हूँ और आर बटन दबा के इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में दो प्रॉप्स हो चुके हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे ये जो प्रॉप्स हैं इनको ओपन करूंगा तो सबसे पहला जो है वो मेरा बना हुआ है इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारा 3D के ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो ये आप देख सकते हैं पूरे के पूरे मेरे ऑब्जेक्ट को कवर कर लेगा। दूसरा जो है वो मेरा यहाँ पे है लाइट यानी रिफ्लेक्शन प्लेन के लिए। जब मेरा जो सरफेस है वो मेरा बिल्कुल यहाँ पे प्लेन होता है, इस तरीके से लंबाई होती है उसमें, ऊंचाई होती है लेकिन इसमें गहराई नहीं होती है,
तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इस वाले प्रॉप्स का, जो हमारा स्पेशली प्लेन के लिए बनता है, जिसको मैं R बटन दबाऊंगा, Y बटन दबाऊंगा और 90 डिग्री पे इस तरीके से इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इसके साथ। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों के दोनों सेम ही हैं, सिर्फ इनका जो सरफेस है वो अलग अलग टाइप से हमारा यहाँ पे है, तो इस वजह से ये अलग अलग टाइप से यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इस प्लेन को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और आइए सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला जो प्रॉब है वो है रिफ्लेक्शन क्यूब मैप, जो मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे जनरेट करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी फर्क मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आपको एक नया टैब मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में इस टाइप का जो आइकन है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ध्यान रहे जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तभी ये आइकन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसको हम यहाँ पे मैनेज करने के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहला यहाँ पे टाइप आता है। टाइप में क्या करना है आपको, अगर आपका जो प्रॉब है वो किस टाइप का है, वो यहाँ पे जैसे गोल है तो मैंने यहाँ पे एक गोल ले रखा है इस तरीके से। अगर मेरा यहाँ पे क्यूब होगा या फिर कोई रेक्टेंगुलर शेप है तो वहाँ पे मैं इसको बॉक्स भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसको बॉक्स बना सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे स्फेयर के लिए स्फेयर ले लेता हूँ। रेडियस में मैं यहाँ पे इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, जितना मेरा ऑब्जेक्ट होगा उस हिसाब से मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ पे। फेल ऑफ, अब ये फेल ऑफ क्या है, ये आपको यहाँ पे डबल लेयर दिखाई दे रही है, एक इसके अंदर की तरफ है और एक इसके बाहर की तरफ है। ये किस तरीके से काम करती है इसको मैं अभी आगे बताऊंगा अभी आपको। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, अगर मुझे इसको कंट्रोल करना है यहाँ पे, तो ये जो मेरा ऑप्शन है इसकी मदद से मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मुझे 0 करना है तो 0 कर सकता हूँ, इनके बीच का एरिया बढ़ाना है तो इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा दे रखा है यहाँ पे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो भी रिफ्लेक्शन मेरा यहाँ पे पड़ रहा है उसको अगर हम मुझे कंट्रोल करना है तो उसकी इंटेंसिटी को मैं यहाँ पे इससे चेंज कर सकता हूँ। क्लिप स्टार्ट और एंड इन सबको मैं अभी डिटेल में यहाँ पे आपको समझाऊंगा। चलिए अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको आगे की चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मुझे इसका कोई भी यहाँ पे प्रभाव देखना है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रेंडर में, और रेंडर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लाइटिंग का, इनडायरेक्ट लाइटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ये काम करेगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि बेक क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो बेक चीज आपको दे रखी है यही मेरा बेक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे दे रखे हैं, बेक इनडायरेक्ट लाइटिंग, यानी कि जो बाहर से लाइटिंग आ रही है उसको बेक करना है आपको, या फिर बेक क्यूब मैप ओनली, यानी ये जो क्यूब मैप के अंदर का एरिया है केवल उसको आपको यहाँ पे बेक करना है। तो मुझे केवल इस क्यूब के अंदर का जो एरिया है उसको बेक करना है, तो मैं यहाँ से बेक क्यूब पे जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। बस हल्का सा नीचे की तरफ यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन आ रहा है इस तरीके से, या फिर आपका हो सकता है किसी छोटे छोटे एरिया में ये ब्लैक कलर का यहाँ पे एरिया आ जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्लैक आखिर यहाँ पे हुआ क्यों। आपको इस प्रॉब में जाना है और यहाँ व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक क्लिपिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ लाइनें यहाँ पे बन चुकी हैं। ये जो लाइन है ऊपर की तरफ से आ रही है ये मेरी लाइटिंग की लाइन है, और जब ये इसके अंदर घुस जाती है यहाँ पे तब मेरा ये यहाँ पे ये ब्लैक कलर की प्रॉब्लम आएगी। तो आप देखेंगे ये एरिया यहाँ पे आके यहाँ तक इसने जो है कवर कर लिया, यानी ये जो इसकी लाइटिंग है वो यहाँ तक इसको इफेक्ट कर रही है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये जो आपको लाइन दिख रही है ये मेरी लाइटिंग की लाइन है, और यहाँ पे जहाँ पे ये खत्म हो जाती है यहाँ पे ये इफेक्ट करता है। तो ये इसके सरफेस पे इफेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये इसके अंदर घुस गया है यहाँ पे, इस वजह से ये इसके अंदर के एरिया में इसको इफेक्ट कर रहा है। अगर मुझे इसको यहाँ पे सही करना है तो ये जो इनकी जो लाइटिंग का प्रभाव है वो इसको बिल्कुल इसके सरफेस पर लेके आना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइनिंग है इसको छोटा करना पड़ेगा। इसको हम कंट्रोल करते हैं क्लिप स्टार्ट से, और क्लिप स्टार्ट को अगर मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे ये यहाँ पे ये छोटा होने लगेगा इस तरीके से। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे बढ़ाता चला जाऊंगा ये धीरे 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 करके इस तरीके से यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो ये मेरा जो एरिया है यहाँ पे इस वजह से ये मेरा यहाँ पे छोटा हो चुका है। अब मैं वापस से अपना जो रेंडरिंग मोड है उसमें आ जाता हूँ इस तरीके से। तो ये जो लाइन है लाइटिंग का अब ये मेरा यहाँ पे छोटा हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा से अब अगर यहाँ पे बेक करूंगा, बेक क्यूब में प्रॉपर्ली, तो मेरा जो लाइटिंग का इफेक्ट है वो इसमें आएगा, साथ में जो इसके साथ में मुझे जो रिफ्लेक्शन वहां दिखाई दे रहा था साइकिल्स में, आप देख सकते हैं इसके साइड वाला प्रॉप भी इसमें इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देने लगा है।
अब यहाँ पे ये जो इसके बीच का गैप है ये क्या काम करता है, अगर मैं इसको बढ़ाना या घटाना चाहता हूँ तो एस बटन दबा के स्केल कर सकता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इस वाले ग्लोब के अंदर लेके आऊँगा। अब ये वाला जो ग्लोब है इसकी अगर मैं यहाँ पे शाइनिंग बढ़ाना चाहता हूँ तो रफनेस को यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, इसकी शाइनिंग यहाँ पे बढ़ जाएगी। हल्का सा आपको यहाँ पे इसका जो एरिया है वो इससे कनेक्ट हो रहा है और ये इसको काटती हुई जा रही है। तो इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ यहाँ पे आएगी, बाहर का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसमें मेरा ये इसका जो मेरा एरिया है वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे पैदा करेगा। तो फिलहाल मैं इसको मेटेलिक कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से और इस कलर को यहाँ पे इस तरीके का कर देता हूँ ताकि मुझे चीज़ें यहाँ पे इसमें दिखाई दे। अब मैं दोबारा से इसको बेक अगर यहाँ पे करूँगा तो आप देखेंगे जो मेरा ये फर्श का जो रिफ्लेक्शन था वो यहाँ पे किस तरीके से बन चुका है। और एक चीज़ अगर आप देख सकते हैं जो शार्पनेस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ इसको मैं सेलेक्ट करूँगा ये जो प्रॉब है और वापस इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। इनके बीच का जो गैप है इसको जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देंगे उतना ये जो बाहर के जो ऑब्जेक्ट हैं इन पे ये जो प्रभाव है ये उतना ही इसमें कम हो जाएगा और जितना इसको कम कर देंगे उतना ये शार्पनेस ज़्यादा हो जाएगी। और इसको हम मैनेज करते हैं फॉल ऑफ से। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से खींचूंगा आप देखेंगे ये मेरा एरिया यहाँ पे इस तरीके से इससे दूर जा रहा है और ये जो सरफेस है इसका जो शार्पनेस है इसको अगर मैं दोबारा से बेक करूँगा तो ये थोड़ी सी इससे मैनेज हो जाएगी यानी हल्की हो जाएगी। तो ये एरिया जितना आप इसके यहाँ पे करीब लाएंगे उतना ही ये यहाँ पे ये जो एरिया है वो यहाँ पे शार्प हो जाएगा और जैसे ही आप इसको दूर ले जाएंगे तो आप अपने हिसाब से जितना इसके आसपास के ऑब्जेक्ट हैं उन पे यहाँ पे प्रभाव को डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कभी भी अगर आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पे इस्तेमाल करनी है तो यहाँ पे इस तरीके से इस प्रॉप की मदद से आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको दोबारा से बेक कर देता हूँ। यहाँ पे इसमें ये जो एरिया है इसको अगर मुझे ऊपर की साइड में लेके जाना है हल्का फुल्का तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। इसको दोबारा से बेक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सरफेस है यहाँ पे जो मेरा जो फर्श है वो अब ऊपर की तरफ यहाँ पे जा चुका है। तो इससे आप जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसको आकार चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ स्फेयर से आप इसको बॉक्स कर सकते हैं, उसी हिसाब से ये आपका यहाँ पे काम करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा से बेक करूँगा तो आप देखेंगे ये अब दोबारा से इसका रिफ्लेक्शन हल्का सा चेंज हो जाएगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लाइटिंग की जो लाइन है वो इसके अंदर नहीं जानी चाहिए और ये आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा क्लिपिंग पे क्लिक करने से। तो ये तो था हमारा ग्लॉसी का एक एग्जाम्पल। चलिए अब इसमें नेक्स्ट हमारे जो प्रॉब हैं उनको देख लेते हैं। जो हमारे दूसरे प्रॉब हैं यानी कि रिफ्लेक्शन प्लेन, इसके लिए हम एक मिरर बनाएंगे शीशा जिसमें हमारी चीज़ों को देख सकते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे इरिडेंस वॉल्यूम। ये थोड़ा सा अलग टाइप का एक प्रॉब है जो लाइटिंग के लिए यूज होता है, इसको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्शन प्लेन देख लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्यूब है इसको हमें सबसे पहले पतला करना पड़ेगा मिरर के हिसाब से। तो आइए अब थोड़ी सी मॉडलिंग की कुछ टेक्निक्स हमें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, टैब दबाएंगे तो एडिट मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे ए बटन दबाएंगे, ए से पूरा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो लाइन दिखाई दे रही हैं। ग्रीन वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस है, रेड वाली लाइन हमारी यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ऊपर से नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गिज्मो है ये आपको बता देगा सारी चीजें। ऊपर से नीचे जो हमारी लाइन है उसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। अब आइए इसको स्केल करते हैं। स्केल करने के लिए एस बटन दबाएंगे और कौन सी लाइन पे आपको स्केल करना है इसको, यहाँ पे मैं स्केल कर लेता हूँ इसको एक्स डायरेक्शन में यानी रेड वाली लाइन पे। एक्स बटन दबाऊंगा तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और इसको मैं एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से पतला कर सकता हूँ। जितनी मुझे जरूरत है मैं यहाँ पे इसको पतला कर लूंगा इस तरीके से। अब एस बटन दबाऊंगा, इसको मैं हल्का सा जेड यानी ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे जेड बटन दबा के इस तरीके से थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरीके से बना लूंगा मिरर के हिसाब से जितना मुझे चाहिए। ग्रीन वाली लाइन पे हल्का सा आपको बढ़ाना है तो एस बटन दबाएंगे और वाई बटन दबाएंगे ग्रीन वाले एक्सिस के लिए और इस तरीके से थोड़ा सा इसको यहाँ पे। अब मैं मूव टूल का इस्तेमाल करूंगा और इसको हल्का सा ऊपर की साइड में लेके आऊंगा। अब ये हमारा मिरर के लिए बन चुका है, तैयार हो चुका है, लेकिन इसका जो फेस है इसमें हम छोटा सा एक मिरर बना देते हैं फ्रंट में। तो यहाँ पे इधर की साइड में मैं बना लेता हूँ इसको। दो बार आई बटन दबाऊंगा यहाँ पे, तो दो बार दबाने पे ये मेरा इस तरीके से इसके अंदर ही मेरे यहाँ पे जो फेस है वो यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा फेस एक बना देगा। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस तरीके से जो फेस का बटन है ये आपका सेलेक्टेड होना चाहिए यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको हल्का सा मैं गोल कर दूं, तो उसके लिए मैं वायर फ्रेम मोड ऑन कर लेता हूँ ऊपर से और 1 बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे ये बिल्कुल साइड से मुझे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से दिखता है तो आप 3 बटन दबा दीजिए, आप इसके फ्रंट में आ जाएंगे।
अब ये वाला जो एरिया है इसको मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा गोल। तो इसको अगर आपको थोड़ा सा ऊपर करना है तो आप इसको ऊपर कर लीजिए इस तरीके से, और थोड़ा सा। अब मुझे क्या करना है, इसकी जो एजेस हैं इनको अगर मुझे गोल करना है तो मैं यहाँ से ये वाली जो एजेस हैं इन दोनों को पकड़ के शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा दोनों को। और अब मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा कंट्रोल बी। कंट्रोल बी बटन दबाने से इसके बाद में ये जो दोनों एजेस हैं मेरी इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगी। अगर आपको ये गोल करनी है तो आपको बस स्क्रॉल व्हील बटन दबाना है, क्लिक नहीं करना है, स्क्रॉल बटन दबाना है सिर्फ। स्क्रॉल बटन से जितना आप चाहें इनको यहाँ पे इस तरीके से गोल कर सकते हैं। चारों कोने अगर आपको गोल करने हैं तो चारों कोने भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इनको ऊपर वाले जो कोने हैं इनको यहाँ पे गोल कर देता हूँ इस तरीके से, और वापस से अपने यहाँ पे वर्किंग मोड में आ जाता हूँ। अब फिर से मैं फेस को सेलेक्ट करूंगा और ये वाला जो फेस है इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ अगर करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके अंदर की तरफ इस तरीके से यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक तरीके से मिरर यहाँ पे यहाँ पे मिरर की तरह ये अंदर की तरफ थोड़ा सा चला जाएगा। इसको मैं यहाँ पे अगर टेक्सचरिंग मुझे करनी है तो सबसे पहले इनको थोड़ा जहाँ जिसमें आपको अलग अलग टेक्सचर रखने हैं उस हिसाब से आप इस मॉडल में इनको अलग अलग कर लीजिए। क्योंकि अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा, अगर आप देख सकते हैं ये जो मिरर है अगर मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो पूरा ये एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट होगा। इसको अगर आपको ठीक से टेक्सचर देने हैं तो इसके लिए सबसे पहले टैब बटन से एडिट मोड में आइए और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं अलग करूंगा सबसे पहले और सिलेक्शन पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो सिलेक्शन किया हुआ है वही पार्ट मुझे अलग करना है इसमें। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आउटलाइनर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया क्यूब बनके यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से जो पीछे का हिस्सा है मेरा फेस वाला, इसको अगर मुझे यहाँ पे अलग करना है तो इसी तरीके से पी का बटन दबाऊंगा और इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ बाई सिलेक्शन वाले पार्ट से। तो जो भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से अलग कर दूंगा। अब मैं यहाँ बाहर आके चेक करूंगा तो अब मैं इसको अगर शीशे को सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरा अलग सेलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं मिरर का नाम दे देता हूँ। पिछला हिस्सा जो है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरा अलग सेलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं बैक का नाम दे देता हूँ। और ये जो इसके जो साइड वाले चीज़ें हैं ये इनको अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरी इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएंगी। इनको मैं यहाँ पे कोई और नाम दे देता हूँ फ्रेम। तो इस तरीके से मेरा जो यहाँ पे ये इस तरीके से फ्रेम बन चुका है। अब मैं आता हूँ अपना रेंडरिंग वाले ऑप्शन में, यहाँ पे टेक्सचर्स को अप्लाई करूंगा। और इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे अपना शेडिंग एडिटर जो है वो यहाँ पे ऑन कर लेना है। क्योंकि अगर कभी भी अगर आप टेक्सचर इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा शेडिंग एडिटर की मदद से करें। एन बटन से मैं यहाँ पे ये जो विंडो है इसको बंद कर देता हूँ इस तरीके से। सबसे पहला जो काम करना है मैं लाइट यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ इसकी, एनवायरमेंट लाइट, जो से मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। टेक्सचर में जाना है, एनवायरमेंट लाइट को उठाना है यहाँ से। और यहाँ पे जिस तरीके से मैं औरों में यहाँ पे यूज़ करता हूँ एनवायरमेंट लाइट, ये जो मेरी HDRI इमेज है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और ये मेरा यहाँ पे मॉडल यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहला जो मिरर है इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, और ये जो इसका फ्रेम है इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो फ्रेम है इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे टेक्सचर दे देता हूँ। फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए उसके बाद इसको अगर टेक्सचर देना है तो मुझे जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट मोड में, और यहाँ पे मैं इसमें कोई वुड की टेक्सचर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, या आपके पास कोई डिजाइनर टेक्सचर है तो वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ एनवायरनमेंट टेक्सचर, और जो मैंने एक इमेज है वो यहाँ पे इसमें इस्तेमाल कर लूँगा वुड की। अगर आप यहाँ पे गूगल में सर्च करना चाहते हैं तो बहुत सारी आपको अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स मिल जाएंगे वुड के, उनमें से कोई भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ऑलरेडी मैंने एक वुड की यहाँ पे फाइल यहाँ पे डाल रखी है, इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा और इसके बेस कलर से चेंज कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा का सारा मटेरियल जो है वो यहाँ पे वुड का बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा मिरर है इसको दूसरा टेक्सचर देना है। दूसरा टेक्सचर अगर आपको देना है तो आपको जाना पड़ेगा मटेरियल्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक टेक्सचर यहाँ पे बना रहा है वुड का टाइप का। अगर आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल देना है तो प्लस का बटन दबाएंगे यहाँ पे। पहले यहाँ पे डायरेक्टली असाइन का ऑप्शन आ जाता था लेकिन अभी वो असाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे ये जो है पहले इसको न्यू का बटन पे दबा के कोई भी इसमें टेक्सचर दे लीजिए, और उसके बाद अगर आपको इसको असाइन करना है तो ये जो ग्लोब है इसको सेलेक्ट करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसमें ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ नोड से करना चाहते हैं तो नोड से भी यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अब मैं इस यहाँ पे ग्लॉसी का इस्तेमाल करूंगा। इस BSDF में प्रिंसिपल को हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ ग्लॉसी। टाइप करूंगा ग्लॉसी BSDF। तो ग्लॉसी BSDF को मैं सरफेस से कनेक्ट करूंगा और ये मेरा यहाँ पे इस तरीके से ग्लॉसी हो जाएगा। और मैं जैसे इसकी रफनेस को ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे
रफनेस को ख़त्म करने के बाद में ये मेरा यहाँ पे मिरर में कन्वर्ट हो जाए। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो मिरर है वो यहाँ पे बन तो गया है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक मंकी ले लेता हूँ और इसको R बटन दबाऊंगा और Z बटन से दबा के उसके बाद 90 यानी 90 डिग्री पे मैं इस तरीके से घुमा दूंगा और मूव बटन से इसको इस तरीके से यहाँ पे लेके आऊँगा। आप देख सकते हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी अलग है, तो मैं इसको एक 180 पे और घुमा देता हूँ। दोबारा से R बटन दबाऊंगा। किस डायरेक्शन में घुमाना है, तो Z डायरेक्शन में मुझे घुमाना है ऊपर से नीचे, और 180 मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो ये मेरा इस तरीके से इधर घूम जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे शेड स्मूथ और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। इन सभी को अगर आपको आपस में ग्रुप करना है तो कंट्रोल से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए तीनों को, और उसके बाद में कंट्रोल P का बटन दबाएंगे यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ग्रुप हो जाएंगे। और जिस भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम आ रहा है, जो भी मेरा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होगा सभी में से, उसको सेलेक्ट करने पे ही यहाँ पे मूव होगा। अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देंगे तो वो यहाँ पे मूव नहीं होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो बैक वाला है वो मेरा रह गया है। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और बैक वाले को भी कंट्रोल से सेलेक्ट करूंगा इसमें। और मेन ऑब्जेक्ट कौन सा बनाना है इसमें, मुझे मिरर को बनाना है, ऊपर वाले फ्रेम को बना लेता हूं मैं शिफ्ट बटन से इस तरीके से। अब ये हल्का सा यहाँ पे ऑरेंज कलर हो गया। इसको मैं कंट्रोल P करके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे S बटन से इस तरीके से स्केल कर सकता हूँ बड़े आसानी से। हर चीज़ मेरी यहाँ पे स्केल हो जाएगी। मेरा जो मंकी है वो भी इसके साथ अटैच हो गया है फिलहाल, तो इस मंकी को मैं डायरेक्टली यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इसके साथ ये कनेक्ट रहेगा। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जो मंकी है वो यहाँ पे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। मंकी को मैं यहाँ फिलहाल कोई कलर दे देता हूँ इस तरीके से। ईवी मोड में आपको ये जो है प्रॉब्लम आएगी, और उसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे बनाया गया है ये मेरा दूसरा प्रॉप, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन प्लेन। यानी कि जो प्लेन टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो पतली होती हैं, लंबी होती हैं हाइट में, उनके लिए ये यहाँ पे बनाया गया है। इसको अगर मैं आपको साइकिल्स में दिखाऊंगा तो साइकिल्स में आपका ये परफेक्टली काम करेगा। इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंटल को सेलेक्ट कर लीजिए, कंप्यूट पे यहाँ पे GPU कंप्यूट मैक्सिमम में आप यहाँ रख सकते हैं 50, और यहाँ पे आप रख सकते हैं 22 या 20 रख लीजिए, और डिनॉइज आप कर दीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका जो फ्रेम है वो यहाँ पे आएगा। और इसको अगर मैं यहाँ पे आपको रेंडर करके दिखाऊंगा, कैमरा में यहाँ पे सेट कर देता हूँ कंट्रोल 0 से, V बटन से S बटन से थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको मैनेज करूँगा इस तरीके से। यहाँ पे बेशक ये कितना भी धुंधला आ रहा है, जब आप इसको रेंडर करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका ये बेशक कितना भी धुंधला आ रहा है सही। यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे 4090 के यहाँ पे 20 कर दिए हैं, तो केवल 20 तक ही ये यहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा। और जैसे ही आपकी रेंडरिंग कंप्लीट होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिरर है उसमें अच्छे तरीके से मेरा जो मंकी है वो यहाँ पे बन के आ चुका है। तो ये तो था हमारा साइकिल्स में। अगर मैं इसको यहाँ पे ईवी में चेंज करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है इस समय, और इसके लिए हमें दिया गया है एक प्रॉप जिसका नाम है हमारा रिफ्लेक्शन प्लेन। सिंपली उसको मुझे यहाँ पे बहुत ही आसान है इसको यहाँ पे सेट करना, मिरर के हिसाब से सेट कर लीजिए। उसके लिए मैं R बटन दबाऊंगा, Y डायरेक्शन में ग्रीन वाली लाइन पे 90 डिग्री में इस तरीके से घुमा दूंगा और इसको बिल्कुल फ्रेम पे लेके आऊंगा, और मैं इसको S करके यहाँ पे स्केल कर लेता हूँ ताकि ये मिरर साइज का मेरा यहाँ पे हो जाए। S बटन दबाऊंगा, Z डायरेक्शन में थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पे मेरा जो मिरर है वो यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ईवी में भी अब मेरा जो मिरर है वो परफेक्टली यहाँ पे काम करेगा। अब यह जैसे वहाँ पे इसके ऑप्शन आ रहे थे उसी तरीके से आप इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ये हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पे आपके ये ऑप्शन आने लगेंगे। थोड़े से ऑप्शन इसमें चेंजेस हैं। फॉल ऑफ का मतलब है ये जो इसमें यहाँ पे इनके बीच का अगर आपको डिफरेंस बढ़ाना है, यार आपका जो इनके बीच का अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ानी है तो यहाँ इससे आप यहाँ पे जितना चाहें उतना डिस्टेंस मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको अभी मैंने बताया था क्यूबिक में वो लेयर्स थी, उनके बीच का ये जो गैप है ये यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो ये जो फॉल ऑफ है इसकी मदद से आप यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हैं। मिडिल वाला जो है यहाँ पे आपको हमेशा मिरर का जो साइज है वो यहाँ पे रखना है, जहाँ पे तभी ये आपका ये बाहर की तरफ रखना है हल्का सा, तभी ये आपका यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप इसको यहाँ पे थोड़ा अंदर ले जाएंगे तो ये आपका यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमेशा जो है आपका जो पिछला हिस्सा है बीच वाली लाइन से पिछला हिस्सा वो आपको यहाँ पे मिरर के बिल्कुल ऊपर रखना है। बीच वाला हिस्सा मिरर से केवल आगे रखना है, उससे पीछे नहीं रखना। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन था यहाँ पे
रिफ्लेक्शन प्लेन, वो प्लेन के हिसाब से यहाँ पे काम करता है, ये आपने यहाँ पे समझ लिया। अब लास्ट हमारा आता है इरिडेंस वॉल्यूम। इसको भी आइए देख लेते हैं। ये अलग टाइप का है, ये रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ लाइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब अपने लास्ट वाले प्रॉब को भी देख लेते हैं। लाइटिंग का हमारा लास्ट प्रॉब है इरेडियंस वॉल्यूम। इरेडियंस वॉल्यूम को अगर आपको समझना है, अगर मैं इसको यहाँ पे अगर आपका आकार दिखाऊंगा इसका यहाँ पे, तो इस टाइप का इसका एक आकार होता है जिसमें छोटी छोटी सी ये बिंदी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो कोई भी आप एनवायरनमेंट बना रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, उसमें अगर आप लाइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा ये इस्तेमाल होता है। और उसको यहाँ पे किस तरीके से यूज करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंडोर बना लेता हूँ। इसी को मान लीजिए मैं एक छोटा सा कमरा बनाता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे क्यूब को सेलेक्ट करूंगा, एस बटन दबाऊंगा, उसके बाद रेड लाइन पे अगर मुझे इसको स्केल करना है तो एक्स बटन दबाऊंगा और इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे स्केल कर देता हूँ। दोबारा से मैं यहाँ पे एस बटन दबाऊंगा, वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा मैं इस तरीके से स्केल कर देता हूँ और इस बार मैं इसको एस बटन दबाऊंगा और जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा इस तरीके से स्केल कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में, और मैं यहाँ पे इसको एस बटन दबाऊंगा और एक्स डायरेक्शन में हल्का सा इसको कमरे की तरह यहाँ पे स्केल कर देता हूँ ताकि एक तरीके का कमरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे। एक ढक्कन इसका मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए इसके एडिट मोड में जाऊँगा, फेस सेलेक्ट करूँगा, जो भी फेस मुझे यहाँ पे डिलीट करना है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे वाई बटन दबाऊँगा तो ये मेरा फेस यहाँ वाई बटन से अलग हो जाता है। इस तरीके से डिलीट करना है आपको यहाँ पे, तो इसको डिलीट का बटन दबा के फेसेस आपको डिलीट करने हैं तो फेस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से मेरा ये डिलीट हो जाएगा। हल्का सा और मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट मोड में आके एस बटन दबाऊंगा और वाई बटन पे थोड़ा सा मैं इस तरीके से इसको स्केल कर, तो ये मेरा एक तरीके से एक कमरा टाइप का यहाँ पे हो चुका है। एस बटन से जेड पे मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर देता हूँ। एक्स्ट्रा लाइट मैं यहाँ से हटा देता हूँ और चलते हैं अपना रेंडर वाले मोड में। यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से एक अंधेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसका थोड़ा सा लाइटिंग का अंदर वाला जो लाइटिंग है उसको सेट करने के लिए एरिया लाइट मैं यहाँ पे लूंगा। तो ये वाला जो एरिया लाइट है इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे इस छत पे बिल्कुल लेके आऊंगा। तो अच्छी तरीके से देखने के लिए मैं इसको ऑन कर लूंगा अपना वायर फ्रेम मोड और नम पैड से 7 बटन दबाऊंगा ताकि मैं इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको देख सकूं। और इसको स्केल कर लेता हूँ इसके छत के अकॉर्डिंग। एस बटन दबाऊंगा, इसको यहाँ पे छत के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से स्केल करूंगा। 7 बटन से आप बिल्कुल इसके फ्रंट में देख सकते हैं टॉप के एकदम, और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ स्केल कर देते हैं इस बटन से एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि रेड वाले पे है तो एक्स डायरेक्शन से इस तरीके से स्केल कर सकते हैं यहाँ पे। और इसको यहाँ पे इस तरीके से छत के ऊपर टॉप पे ले आइए। चलते हैं अपने रेंडर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे इसकी जो लाइट है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। उसके लिए यहाँ पे एक बल्ब का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाता है, देख सकते हैं ये जो बल्ब है इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आप इसके पावर को बढ़ा दीजिए। 200-300 पावर का आप यहाँ पे रखना है तो मैं 300 पावर कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा और बढ़ाना है तो आप इसको जितना चाहे उतना अपने कंफर्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये लाइट यहाँ पे सेट हो चुकी है। ये जो इसके ऊपर की छत है इस पे मैं यहाँ पे कुछ छोटे वाले बल्ब की लाइट ले लेता हूँ। जैसे कि मेरा है शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट लाइट, ये पॉइंट लाइट मैं अपने छत पे यहाँ पे सेट करूंगा। ध्यान रहे छत के बिल्कुल सटीक होना चाहिए ताकि छत पे हल्की सी लाइटिंग दिखाई दे इसकी। दोबारा से वायर फ्रेम मोड ऑन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ बिल्कुल कोने पे ले आऊँगा। पहले इसकी हमेशा आप सेटिंग कर लीजिए जैसी भी लाइट आपको यहाँ पे रखनी है। अगर मुझे इसको ब्लूइश रखना है तो मैं इसको यहाँ पे ब्लू कलर सेट कर देता हूँ। इसका कितनी पावर रखनी है आपको यहाँ पे इसका पावर कर लीजिए। मैं इसको कर देता हूँ 100 ताकि ये अच्छी तरीके से मेरे को यहाँ पे दिखाई दे। 200 कर देता हूँ और ताकि ये और भी यहाँ पे चमके। चलिए मैं इसको कर देता हूँ 500, तो 500 पे बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे यहाँ पे बन जाएगी। अब 7 बटन से टॉप पे देखूंगा मैं, यहाँ पे वायर फ्रेम मोड में आऊँगा। अब डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसका, शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा और एक्स एक्सिस यानी रेड वाली लाइन पे इसको आगे की तरफ लाऊंगा। शिफ्ट के साथ में आर बटन दबा के मैं यहाँ पे इसको रिपीट कर सकता हूँ, जितनी चाहे उतनी यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ये मेरी यहाँ पे ये सेट हो गई है। इन सभी को अगर आपको ग्रुप करना है तो यहाँ पे आप इनको ग्रुप भी कर सकते हैं। टाइमलाइन में सेलेक्ट कीजिए ऊपर वाले को और नीचे तक शिफ्ट बटन से सेलेक्ट कर लीजिए, या तो एक कलेक्शन में डाल दीजिए या फिर कंट्रोल पी बटन दबाएंगे और ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे ग्रुप हो जाएंगे। ध्यान रखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका यहाँ मेन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि जब भी अगर आपको खिसकाने की जरूरत पड़ेगी तो इसी ऑब्जेक्ट से आप इसको खिसका सकते हैं, सभी लाइन पूरी की पूरी लाइट्स को।
किसी और को खिसकाने की कोशिश करेंगे तो वो इंडिविजुअली जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ये यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड है सारी, और जहाँ चाहें आप इसको यहाँ पे खिसका सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बीच में रख देता हूँ यहाँ पे। अब दोबारा से मैं यहाँ पे इसमें आऊँगा, यहाँ पे आप देखेंगे लाइटिंग यहाँ पे इस तरीके से सेट हो चुकी हैं। अगर मुझे इनको सभी को कॉपी करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, सेलेक्ट हायरार्की पे क्लिक करूँगा तो ये सारी यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा, दोबारा से इनको डुप्लीकेट कर देता हूँ। और इस तरीके से अगर मुझे ये खींच के इस तरीके से लाऊंगा तो मुझे दिक्कत होगी, तो मैं एक्सिस पे लेके आऊंगा, यानी ग्रीन वाली लाइन पे लेके आऊंगा। यहाँ पे इस तरीके से इसके कोने पे लेके आऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे लाके इसको क्लिक कर दूंगा तो ये कोने पे मेरी यहाँ पे सेट हो जाएगी। इसी तरीके से मैं शिफ्ट डी बटन दबा के अब की बार इसको इधर की साइड ले आता हूँ और वाई बटन से इसको बिल्कुल एक्सिस पे लेके आऊंगा तो ये मेरा यहाँ पे ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो अब आपने देखा यहाँ पे लाइट तो सारी मैंने यहाँ इस्तेमाल कर ली है, लेकिन ये सारी की सारी एक ही यहाँ पे कलर की लाइट है। मैं चाहता हूँ इनको यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग कलर की लाइट को यहाँ पे इस्तेमाल करूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइट को यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसको अगर मैं रेड करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरा कलर है वो यहाँ पे रेड तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ जितनी भी लाइट है ये सारी की सारी अगर मुझे रेड करनी है तो मुझे यहाँ पे इन सभी को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके रेड करना पड़ेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आइए मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसका जो लाइटिंग है, अगर मुझे सब में ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे कलर की लाइट है इनको नाम देता हूँ, ये मेरी हो जाएगी रेड लाइट। और ये वाला जो ऑप्शन है ये मेरा हो जाएगा ब्लू, या मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन लाइट। और ये वाली जो लाइट है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू, जो मेरी इस समय है सारी। तो अब मेरा जो मेन मोटो है वो ये है कि इस लाइट से मुझे सारी लाइटों में ये रेड लाइट पहुंचानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो सबकी सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, इसको राइट क्लिक लीजिए और सेलेक्ट हायरार्की पे क्लिक करेंगे तो सारी लाइट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी यहाँ पे। अब इसमें आपको एक बटन दबाना है, कंट्रोल एल बटन दबाएंगे, इस तरीके का ऑप्शन आएगा आपके पास में। अगर आपको कलर सब में अप्लाई करना है तो लिंक मटेरियल पे क्लिक करना है, और जो भी सेटिंग्स आपने एक ऑब्जेक्ट में की है वो सारी सेटिंग्स आपको दूसरे ऑब्जेक्ट में करनी है, यहाँ तक कि मॉडलिंग तक जो भी आपने किया है वो दूसरे सभी ऑब्जेक्ट में अप्लाई कराना है। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक ऑब्जेक्ट डेटा, तो जो भी आपने एक ऑब्जेक्ट में चेंजेस किए होंगे वो सभी में यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे सारी की सारी लाइट यहाँ पे रेड हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे ये जो लाइट है इनको ग्रीन करना है तो सबसे पहले जो मेन लाइट है उसको पकड़ना है आपको। इसके बाद इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, कोई ग्रीन कलर दे देते हैं इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके का। और अब मुझे इसको चेंज करना है तो सबसे पहले तो सेलेक्ट करके सारी लाइटों को सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट हायरार्की से। तो सेलेक्ट हायरार्की वाला ऑप्शन ये मिल जाएगा आपको, और ये सारी लाइट यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। उसके बाद कंट्रोल एल बटन दबाना है और लिंक ऑब्जेक्ट डेटा पे क्लिक करते ही ये सारी लाइटें यहाँ पे ग्रीन हो जाएंगी। तो इस तरीके से मेरी जो लाइट है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं तो इस हिसाब से अपना जो भी मैनेज करना चाहते हैं खींच के मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी जो लाइट है वो यहाँ पे आ चुकी है। ईवी में अगर आपको और भी अच्छे तरीके से ये लाइट को मैनेज करना है, अच्छी तरीके से लाइट अपनी यहाँ पे सेट करनी है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉब है इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रॉब को आपको स्केल कर लेना है पूरी लाइट के ऊपर, एनवायरनमेंट चाहे कितना भी बड़ा हो आपको। जिस तरीके से हम स्केल करते हैं, एस बटन दबाऊंगा, इसको वाई पे थोड़ा सा मैं इस तरीके से स्केल कर सकता हूँ। और पूरे एनवायरनमेंट में जहाँ भी आपका आउटडोर हो इंडोर हो, जहाँ पे भी लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रॉप को यूज़ करें। यहाँ पे इसकी पूरी सेटिंग्स आ जाएंगी। इसको मैं डिटेल में आपको लाइटिंग वाले ऑप्शन में समझाऊंगा। फिलहाल सिर्फ आपका यहाँ पे आप यहाँ पे इसमें ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे इनडायरेक्ट लाइटिंग में जाना है। और जैसे मैं यहाँ पे बेक लाइटिंग पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि जो लाइटिंग का जो इफेक्ट है वो इसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। प्रोसेसिंग खत्म होते ही जो मेरी लाइट है वो यहाँ पे बेक हो जाएगी और बिल्कुल यहाँ पे इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये जितनी बार आप इसमें चेंजेस करेंगे हर बार आपको ये बेक करना पड़ेगा। तो बेक करते समय आपने देखा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइट का जो जितना अच्छा इफेक्ट आना चाहिए था, जितना पहले आ रहा था, वो यहाँ पे खराब हो चुका है एकदम। उसका रीजन ये है कि ये जो क्यूब है ये मैंने अच्छी तरीके से मैनेज नहीं की है। जिस तरीके से मैंने आपको उसमें बताया था, यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं इसमें व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे अगर मैं क्लिप पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसकी जो लाइटिंग है, जो भी मेरा जो इनडायरेक्ट लाइट आती है वो इसके बिल्कुल जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर घुस रही है। और वो इस वजह से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये इसने मैनेज कर रखा है। तो इसको अगर मुझे यहाँ पे सेट करना है तो मैं इसको यहाँ पे कम करूँगा और पीछे की तरफ इसको यहाँ पे ले जाऊँगा और इस
हमेशा ये जो इसकी जो लाइटिंग है वो इसके बिल्कुल बाहर रहनी चाहिए। और इसका ये जो एरिया है वो बिल्कुल इसके ऑब्जेक्ट के पास होना चाहिए। तो ये वाला जो एरिया है इसको मैं स्केल कर लेता हूँ एस बटन से और इसको बिल्कुल इसके पास में लेके जाऊंगा अपना जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, ताकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल इसके नज़दीक में रहे। यहाँ पे जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसको हर बार आपको बेक करना पड़ेगा। अगर आपने बेक नहीं किया तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दोबारा से मैं यहाँ पे इसको बेक करूँगा, बेक इनडायरेक्ट लाइट पे। आप देखेंगे नीचे प्रोसेसिंग चल रही है और ये मेरा यहाँ पे बेक हो चुका है। और जितना भी यहाँ पे ये फालतू का यहाँ पे एक्स्ट्रा वो जो आ रहा था दीवारों पे, वो यहाँ पे कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेज हो चुका है। और अच्छी लाइटिंग जो है वो यहाँ पे कितनी प्रॉपरली मेरे को यहाँ पे आ रही है। एरिया लाइट अगर आप कम करना चाहते हैं तो एरिया लाइट को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इसको कम कर सकते हैं, या आप हटाना चाहते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं। दोबारा से मैं यहाँ पे एरिया लाइट हटा के इसको बेक कर देता हूँ एक बार और। दोबारा से मेरी प्रोसेसिंग आप देख सकते हैं, बेकिंग की प्रोसेसिंग चल चुकी है यहाँ पे नीचे की तरफ। और ये यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगी तभी आपका ये फाइनल रिजल्ट यहाँ पे इस तरीके से बन के आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हल्का सा एरिया इसका वाइट दिख रहा है, बल्कि ये मेरी ब्लू लाइट है। तो इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं लाइटिंग की जो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। फिलहाल जो मेरा मेन आपको फोकस था वो आपका जो ये समझाने का था कि किस तरीके से हमारे ये तीनों प्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हेयर BSDF। तो सबसे पहले हम हेयर बनाना सीखेंगे, उसके बाद में ये हेयर BSDF का टेक्सचर कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको सीखेंगे। और उससे भी पहले कोशिश करूंगा कि मैं ऑडियो से रिलेटेड यहाँ पे आपको वीडियो लेके आऊं। तो इन तीनों में से ही एक वीडियो आपको यहाँ पे आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.